कि आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड डेमो लेक्चर ऑन थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले जो डेमो लेक्चर थे वो आपने देखे स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर थे। बेसिकली ये डेमो लेक्चर्स हैं, तो ये जो सिलेबस होगा ये दोबारा से कवर होगा। लेकिन आज हमने स्टार्ट करना है जी थर्ड डेमो लेक्चर को, और जिसका टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। काइंडली आप लोग अपने माइक ऑफ कर लें। जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो अपने माइक ऑफ कर लें। तो थर्मोडायनेमिक्स की हम डेफिनेशन से बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन, इन मोशन आर इन फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक का ओवरऑल जो मीनिंग निकल कर आएगा वो होगा हीट इन मोशन। तो हम बात करेंगे कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी into or out of system when system undergoes some physical or chemical changes। सिस्टम जब फिजिकल या केमिकल चेंज में जाता है तब जो हीट सिस्टम में इंटर होती है या रिमूव होती है या एग्जिट होती है उसको आप कहते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सिस्टम है। अब इसमें से या तो हीट इंटर हो सकती है या हीट लीव कर सकती है। जब सिस्टम किसी केमिकल या फिजिकल चेंज में जाता है तो इस सारे अमल को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, हीट इन मोशन। अब थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको समझना जरूरी है, लाइक सिस्टम। सिस्टम यूनिवर्स है, हमारी कायनात यूनिवर्स कहलाती है, पूरी जो कायनात है यूनिवर्स है। तो इस यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या होता है, सिस्टम होता है। द पार्ट विच इज अंडर स्टडी, अंडर स्टडी जो पार्ट होता है वो आपके पास सिस्टम होता है। और सराउंडिंग की अगर आप बात करें तो एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी चीज होती है वो सराउंडिंग होती है। और यूनिवर्स क्या होता है सर? यूनिवर्स इज सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग को अगर आप कंबाइन कर दें तो आपके पास जो चीज बनेगी वो सराउंडिंग बनती है। अब देखें, सिस्टम को समझने से पहले हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं कि बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री आपको पता है सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर एक बीकर है, तो इसकी जो वाल्स हैं ये क्या होंगी? ये बाउंड्री होंगी। ठीक है जी। अब बाउंड्री जो होती है उसकी डेफिनेशन अगर बताऊं तो एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे वो बाउंड्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये आपका सिस्टम है और ये आपका क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट क्या कर रही है? इसकी वाल्स कर रही है। ये बीकर है तो इसकी वाल्स इनको क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो बाउंड्री जो होती है सर ये आपके पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, जैसे कोई सॉलिड चीज हो गई वो रियल बाउंड्री। कोई इमेजिनरी बाउंड्री, बाज औकात क्या होता है कि किसी सिस्टम की बाउंड्री नहीं होती, हम कंसीडर करते कि ये मटेरियल ऐसे ही है, यहाँ तक इसकी बाउंड्री है। हम खुद से फर्जी बाउंड्री कंसीडर करते हैं, उसको इमेजिनरी कहते हैं। फिर बाउंड्री आपके पास रिजिड भी हो सकती है, लाइक कोई स्टील की हो गई या आयरन की बनी हुई बाउंड्री मिल गई आपको। और फिर बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, प्लास्टिक की बाउंड्री आपको मिल सकती है, किसी पॉलीमर की बाउंड्री आपको मिल सकती है जो कि फ्लेक्सिबल हो सकती है। फिर अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री डायाथर्मिक भी हो सकती है, डायाथर्मिक बाउंड्री भी हो सकती है। और सर बाउंड्री एडियाबैटिक भी हो सकती है। अब डायाथर्मिक और एडियाबैटिक क्या चीजें होती हैं इनको हम देख लेते हैं। देखिए, डायाथर्मिक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग। और एडियाबैटिक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सर आपके पास इंसुलेटिंग बाउंड्री, इंसुलेटिंग। तो डायाथर्मिक वो बाउंड्री होती है जिसके अक्रॉस एनर्जी चेंज या हीट चेंज
इजीली टेक प्लेस कर सकता है, लाइक इधर से हीट जा भी सकती है और हीट आ भी सकती है। तो ऐसी बाउंड्री को डायाथर्मिक या कंडक्टिंग बाउंड्री कहते हैं। और अगर एडियाबैटिक की बात करें तो ये बाउंड्री जो होती है इंसुलेटिंग बाउंड्री होती है। इसकी मिसाल आपको थर्मोस फ्लास्क की दूं तो उसके अक्रॉस ना तो हीट आती है ना हीट जाती है, तो इसीलिए उसके अंदर जो ज्यादातर चीजें होती है वो देर तक गर्म रह सकती हैं। तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, थर्मोस फ्लास्क की अगर हम बनावट की बात करें तो उसके अंदर एक इंसुलेटर लगा होता है, और इंसुलेटर का काम आपको पता है कि हीट को रोकना होता है। वो आगे कंडक्ट नहीं होने देता, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर है, तो इसका पर्पज ही यही होता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से हीट आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो ऐसी बाउंड्री एडियाबैटिक होगी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम की, बाउंड्री आपने समझ ली है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं आपके पास। नंबर वन, आपके पास सिस्टम हो सकता है सर ओपन सिस्टम। बहुत ही आसान है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, देखिए दो चीजें हैं आपके पास, एक एनर्जी है दूसरा मैटर है। दोनों चीजें, कायनात हमारी दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक एनर्जी दूसरा मैटर। और अगर हम बात करें ओपन सिस्टम में, तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है और प्लस मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। इसकी मिसाल ये है कि आप एक जो चाय है कप में लेकर पी रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगी वो क्या मास ट्रांसफर हो रहा है। और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मिसाल के तौर पर 25 डिग्री है, जबकि चाय का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 50 डिग्री है। तो हीट या थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के मुताबिक हीट का फ्लो होगा कप से सराउंडिंग में। तो हीट क्या होगी, तब तक ट्रांसफर होती जाएगी जब तक कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक जो हीट होगी वो ट्रांसफर होती रहती है। इसकी और मिसाल अगर हम ले ओपन सिस्टम की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जो रस्ट होता है ये भी ओपन सिस्टम होता है। इसमें आपको पता है कि मास का लॉस होता है। फिर आपके पास हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन बीकर। अगर आप वाटर को ओपन बीकर में हीट करवा रहे हो तो ये भी एक ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। अब याद रखें, एनर्जी जो होती है ये दो तरह से आप एक्सचेंज कर सकते हो। ये अगर आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो एनर्जी के दो तरह से एक्सचेंज कर सकते हो। एक उसका मेथड होता है हीट, दूसरा उसका मेथड होता है वर्क। तो ये दो मेथड है जिससे आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम ओपन सिस्टम की एग्जांपल लें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे आपका मास है, तो नीचे से आप हीट कर रहे हो, तो मास क्या करेगा, ड्यू टू ओपन वेसल। अब वेसल चूंकि ओपन है तो मास क्या होगा, ओपन वेसल होने की वजह से इमिट होता जाएगा। और बाउंड्री यहाँ पे कौन सी होगी सर, कंडक्टिंग बाउंड्री होगी। अगर आप इंसुलेटिंग बाउंड्री ले लेते हैं तो सर मास तो चला जाएगा लेकिन एनर्जी नहीं जा पाएगी। तो कंडक्टिंग बाउंड्री होने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए ओपन सिस्टम में बाउंड्री कौन सी होती, तो आप बताएंगे कंडक्टिंग बाउंड्री होती है। इसके बाद सेकंड थिंग की अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम, इसमें क्या होगा कि आपके पास, चूंकि अब आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ऊपर ढक्कन बंद कर दिया तो मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि मास तभी ट्रांसफर होगा जब ढक्कन ओपन होगा। तो ढक्कन आपने बंद कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें इस बाउंड्री की वजह से, कंडक्टिंग बाउंड्री होने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इसमें मास जो होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि इसमें एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर होती है। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड आपके पास सिस्टम की टाइप आ जाती है आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैंने कुछ देर पहले ही आपको एक एग्जांपल दी थी थर्मोस फ्लास्क की, कि उसमें क्या होता है कि चीजें ज्यादा देर तक गर्म या ठंडी रहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना तो इसमें मास एक्सचेंज होता है। तो इसमें दोनों चीजें जो होती हैं वो एक्सचेंज नहीं हो पाती। इसकी मिसाल थर्मोस फ्लास्क है। याद रखें, कोई भी सिस्टम 100% आइडियल नहीं हो सकता। 100% कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकता। एक वक्त आएगा कि वो एक्सचेंज करना शुरू कर देगा। याद रखनी है ये बात। आप कहेंगे सारी जिंदगी के लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ वक्त तक वो चीजें जो होती हैं नियर
आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, प्योर आइडियल बिहेवियर वो शो नहीं करती। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम की टाइप्स थी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। अब आपने सिस्टम की टाइप्स देख ली, तो सिस्टम की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सर दो तरह की प्रॉपर्टीज हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की देखते हैं। एक प्रॉपर्टी जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है, याद नहीं रख पाते, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंटेंसिव। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास के इंडिपेंडेंट हो, मास इंडिपेंडेंट हो, यानी जो मास पे डिपेंड नहीं करती, इसकी मिसाल भी अभी मैं देता हूं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड ऑन मास, जो मास पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन मास, जो सर क्या करती हैं, मास पे डिपेंड करती हैं। अब अगर एग्जांपल की बात करें, तो इंटेंसिव की बात मैं आपको बताऊं, 10 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम वाटर है। आप लोग मुझे बताएं, क्या 10 ग्राम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या 20 वाले का? जी सर 20 वाले का। देखें, गलती कर गए ना आप। सेम होगा सर। सेम होगा, मास पे डिपेंड नहीं करता बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास चाहे 100 ग्राम वाटर है, आपके पास चाहे 200 ग्राम वाटर है, ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि उनका मास कितना है। तो आपको पता चल गया बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव है, फ्रीजिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, फिर टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। 1 मोलर सोल्यूशन हो, 2 मोलर सोल्यूशन हो, 3 हो, डज नॉट मैटर, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्कासिटी इंटेंसिव होती है, वाटर वाटर की विस्कासिटी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी और भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी एक्सटेंसिव की बात कर लें। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उसमें आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। सर आयनाइजेशन एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपको भी पता है मास ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, लेस एनर्जी चाहिए होगी। मास कम होगा तो उसमें हाई एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये सारी बातें डिपेंड करती। फिर इंथाल्पी हो गई आपके पास। अब देखें, 1 मोल की इंथाल्पी ज्यादा नहीं होती 2 मोल से, 3 मोल की ज्यादा नहीं होती 4 मोल से। तो जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ज्यादा मालिक्यूल होते हैं, उतने ही वो सिस्टम का हीट कंटेंट ज्यादा होता है। मास मास सर इटसेल्फ एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर 1 मोल वाटर का जो मास होता है, 1 मोल वाटर का जो मास होता है सर, वो 18 ग्राम होता है। और 2 मोल वाटर का मास कितना होगा सर? 36 ग्राम होगा। तो मास इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से मास भी बढ़ता है। अभी इसका उल्ट कर दे, 2 ग्राम वाटर के जो मास होगा, 2 मोल वाटर का जो मास होगा वो 36 ग्राम होगा। 1 मोल वाटर का मास जो होगा वो 18 ग्राम होगा। ठीक है। इसके बाद वेट हो गया। तो ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में और मैं आपको बताऊं, तो जिन के साथ मोलर का वर्ड आ जाए, एक तो जिनके साथ मोलर इंथाल्पी, मोलर हीट कैपेसिटी, जिनके साथ सर मोलर का वर्ड आ गया, वो सारी की सारी आपकी इंटेंसिव है। अब मोलर से मुराद क्या है? देखिए, जब आप मोलर की बात करते हो तो आपने फिक्स कर दिया है, आपने अब 1 मोल की बात कर दी है, तो इट मींस यहाँ पे मास फिक्स हो गया है, तो मास वेरिएशन इसमें नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी होगी ये इंटेंसिव हो जाएगी, ये अब एक्सटेंसिव नहीं रहेगी। जिनके साथ मोलर का वर्ड आ जाएगा वो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब और एक मैं आपको चीज बता दूं, जिनके नीचे वॉल्यूम आ जाए सर, जिनके नीचे वॉल्यूम आ जाए, मिसाल के तौर पर मोलैरिटी का फार्मूला देखें,
तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सर जिनके नीचे वॉल्यूम आ जाए वो भी इंटेंसिव होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इंटेंसिव होती है एक्सटेंसिव होती है, एनीवन जी। इंटेंस है सर। वॉल्यूम आ गया, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको ये पता है कि सर ने बस ट्रिक बता दी, तो अब कॉन्सेप्ट समझ लें। अब जितने भी वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टीज हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ लें। बेटा ये डेमो क्लास सिर्फ 10 तारीख तक होगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ये फी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है, फॉर 100 डेज। तो ये डेली नहीं होगी, 10 अगस्त लास्ट डेट है। अब इसका देख लें डेंसिटी क्यों इंटेंसिव होती है। मैं आपको ना मिसाल देता हूं, देखिए समझिएगा बात को। हमारे पास 6 मॉलिक्यूल थे। अब डेंसिटी का मतलब पहले समझ लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये एक पूरा कंटेनर बनाया है मैंने। अब इस कंटेनर में 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट्स प्रेजेंट हैं। तो 6 यूनिट प्रेजेंट है, तो इट मींस हमने इसके एक यूनिट में चेक करना है कितना वॉल्यूम आ सकता है। डेंसिटी का मतलब है कि एक यूनिट में कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आ सकता है। इसके एक ये जो है ये एक यूनिट है, तो इसके एक यूनिट में कितना वॉल्यूम आएगा वो डेंसिटी होती है। मैं आपको कहता हूं कि 6 मॉलिक्यूल है मेरे पास, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो चूंकि हर यूनिट का वॉल्यूम सेम है, तो हर यूनिट में कितने कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 1 1 1 1 1 1। सर 6 यूनिट्स थे तो 6 मॉलिक्यूल आ गए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 12 मॉलिक्यूल हो मेरे पास, तो आप लोग बताएं मुझे बेटा कितने यूनिट्स आए, कि कितने मॉलिक्यूल एक यूनिट में आएंगे जी। 2। 2। तो दो दो हो गए। अब मुझे जरा एक बात सोच के बतानी है, क्या पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट है सब में या सेम है, कांस्टेंट है या नहीं है पर यूनिट वॉल्यूम जी। सेम है सर, सेम है। सेम है, पर यूनिट वॉल्यूम सब में सेम है। मतलब मास जो है एक यूनिट में जो मास है वो सेम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि डेंसिटी या जितनी भी टर्म्स जिनके नीचे वॉल्यूम आ जाए उनमें मास सेम होता है। यही रीजन होती है कि वो इंटेंसिव होती है। किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा से पूछ सकता है जी। क्लियर है सबको। पर यूनिट वॉल्यूम मास सेम है, तो इस वजह से डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स या फिजिकल, ये अभी मैंने आपको सिर्फ टच दिया है। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे भी पढ़ाई जा सकती है। अब याद रखें दो प्रॉपर्टीज की रेशियो हो, अगर एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव की रेशियो हो तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी। मिसाल दे देता हूं आपको, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलेरिटी। वैसे तो मैंने वॉल्यूम वाली ट्रिक बता दी है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड करती। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम कैसे एक्सटेंसिव है, देखे सर, एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम 22 है, 2 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 44। तो वॉल्यूम इटसेल्फ एक्सटेंसिव है, लेकिन किसी के बटे में आ जाए तो उसको इंटेंसिव बना देती है। तो एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव की रेशियो क्या होगी, इंटेंसिव। तो मोलेरिटी क्या हो जाएगी, मास के इंडिपेंडेंट होती है, तो मोलेरिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बात ही याद रख लेनी है आपने। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट वेरिएबल, वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शंस। इनकी हम बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको स्टेट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो याद रखें, पहले तो हम बात करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट होती क्या है, हालत को कहते हैं। स्टेट क्या होती है, इसकी सादा सी डेफिनेशन आपको बताऊं तो कंडीशन
कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की जो कंडीशन होती है वो सर स्टेट होती है। सर क्या मतलब है? देखिए, आपने मुझे कहा कि फलां जगह पे एक बंदा खड़ा है, उसका नाम ये है, उसका नाम अली है, लेट्स सपोज, उसका कलर फेयर है, मिसाल दे रहा हूं, हाइट उसकी 5 इंच है, विड्थ उसकी ये है, कपड़े उसने ये पहने हुए हैं। ये सारी आप मुझे स्टेट्स की बातें कर रहे हैं, उसकी हालत बता रहे हैं, उसकी कंडीशन बता रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है बेसिकली, उसकी भी स्टेट्स होती हैं। अब उन स्टेट्स को जो चीजें एक्सप्लेन करती हैं, जैसे हाइट का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर या इंच, या डिफरेंट यूनिट आप ले सकते हैं। तो इसी तरह इस कंडीशन को बताने के भी कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। उनको आप स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। उनको आप क्या कहते हो? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हो। ठीक है, जो किसी सिस्टम की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूजफुल होते हैं वो स्टेट वेरिएबल होते हैं। तो कंडीशन किसी सिस्टम की डिस्क्राइब की जाती है स्टेट वेरिएबल से। तो स्टेट वेरिएबल प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, इंथाल्पी हो सकती है, इंट्रोपी हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी हो सकती है, एक्सेट्रा, इंटरनल एनर्जी हो सकती है। अब इनकी डेफिनेशन की बात बता दूं, स्टेट वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो सर, स्टेट वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। जो किस पे डिपेंड करती हैं? इनिशियल्स पे और फाइनल कंडीशन पे। मिसाल दूं अगर आपको, कि आपके पास एक सिस्टम है, इसका वॉल्यूम V1 है, लाइक V1 20 ml है इसका वॉल्यूम। आपने क्या किया कि इसमें और वाटर ऐड कर दिया और इसका वॉल्यूम 40 ml हो गया। तो अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? V2 माइनस V1, तो 40 - 20, तो ये 20 हो गया। तो सर चेंज इसमें जो आएगा वो हम मैयर कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम में याद रखें, एग्जैक्ट उसका स्टेट वेरिएबल हम नहीं मालूम कर सकते। उसकी रीजन होती है, स्टेट वेरिएबल क्यों नहीं मालूम कर सकते? क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम कितना रखता है, एक एटम कितना वॉल्यूम रखता है। आपको इन चीजों का एक्यूरेट पता नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम इनडायरेक्ट मैयर करते हैं, हम चेंज मैयर करते हैं। हम V1 या V2 मैयर नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम एक सिस्टम लेते हैं, उसको हीट करवाते हैं और डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके हम देखते हैं कि सिस्टम में चेंज कितना आया है। उस चेंज को आप डेल्टा V कहते हो, बाय चेंजिंग डेल्टा T टेम्परेचर। तो डेल्टा T टेम्परेचर चेंज करके आप चेंज मालूम करते हो। अगर आप मुझसे ये कहे ना सर कि यहाँ पे एक मोल, एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, और आप सर हमें इसकी इंथाल्पी बता दो, इंथाल्पी मींस इसका H बता दो, हीट कितनी है एक मोल की ये बता दो, सर मैं हाथ खड़े कर दूंगा। मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, बल्कि कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी नहीं पता। तो आप कैसे एक सिस्टम की एनर्जी बता सकते हो? ये काम करती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है। ये डील करती बल्क मॉलिक्यूल्स को, ये डील करती है डेल्टा एच को। ये एच को डील नहीं करती, ये चेंज को डील करती है। ये कहती कि जब आप सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो उनको डील करना है। ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बताती। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मालूम करनी है तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको जाना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो सर बात क्या थी कि स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जिनमें हम चेंज मैयर कर सकते हैं, या जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं वो स्टेट वेरिएबल होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं। 1 मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर हम देखते हैं। हम बात कर रहे थे पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है।
मिसाल दूं अगर आपको कि ये 1 किलोमीटर है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो इसमें क्या होगा, वर्क भी ज्यादा। अगर मैं आपको मिसाल दूं 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की, अगर आपको मिसाल दूं कि 1 किलोमीटर एक रास्ता है और एक रास्ता है 2 किलोमीटर का, तो आपकी कॉमन सेंस भी ये कहेगी कि सर जो 2 किलोमीटर रास्ता है उसमें वर्क भी ज्यादा लगेगा हमारा चलते हुए, और हमारी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। यानी वर्क और एनर्जी, जो हीट जिसे आप कहते हो क्यू, वो दोनों ज्यादा लगेंगे और 1 किलोमीटर में दोनों कम लगेंगे। तो ये जो दो फंक्शन है, वर्क और हीट जो हो गया, ये दोनों के दोनों सर पाथ फंक्शन होते हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते। ये फाइनल और इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते। अब सर क्या मतलब है इनका, समझा दें, मैं आपको समझा देता हूँ। इनमें मेन डिफरेंस बता देता हूँ आपको, अभी समझ आ जाएगी। बात को समझना है आपने। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे टेम्परेचर, एक सिस्टम है जिसका पहले इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री, और मैंने आपको टास्क दिया कि उसका टेम्परेचर कर दे 25 डिग्री। उसका टेम्परेचर क्या करते हैं सर, 25 डिग्री करते हैं। और आपको कहता हूं मैं, डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैं उस पर आपको मना नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, पहला पाथ ये फॉलो किया और यहां पहुंच गए, ये पाथ नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा पाथ सर आपने ये फॉलो किया, पहले आप ज्यादा टेम्परेचर लेकर गए फिर कम की तरफ आए, ये दूसरा पाथ। और तीसरा पाथ सर आपने ऐसे किया, जिग जैग मैनर में ऐसे आए। अब ये तीसरा पाथ है। सर मुझे एक बात बताएं आप लोग माइक ऑन करके, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किस में एनर्जी जाया हुई है, नंबर 1 में, 2 में, 3 में? 3 में सर, zigzag में। हाँ जी, 3 में। बिल्कुल 3 में ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि पहले उसमें हीट हीट या दूसरे नंबर पे जिगजैग आ सकता है, क्योंकि 3 में पता क्या हुआ है, पहले आपने हाई टेम्परेचर किया फिर कूल डाउन होके टेम्परेचर पे आए, और 2 में फिर आता है, फिर 1 में। अब मुझे एक बात बताएं, तीनों पाथ में चेंज कितना आया? अगर टेम्परेचर चेंज की बात करें तो कितना आएगा? T2 - T1 जी, 25 - 0। टेम्परेचर चेंज कितना आया तीनों पाथ में? हाँ जी, 25 डिग्री। 25 डिग्री। क्या तीनों पाथ डिफरेंट आपने अडॉप्ट किए हैं, लेकिन चेंज क्या आया है? 25 डिग्री। तो ये होता है स्टेट वेरिएबल, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। जबकि पाथ आपने देखा उसमें वर्क और एनर्जी दोनों डिफरेंट थी। तो क्लियर है जी ये कॉन्सेप्ट स्टेट वेरिएबल और पाथ फंक्शन का? हाँ जी, यस। ठीक हो गया। इसके बाद प्रोसेस प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक्स चीज है, थर्मोडायनेमिक स्टेट है जिसमें कोई ना कोई स्टेट वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल जिसमें चेंज हो वो प्रोसेस कहलाता है। लाइक वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, उनमें एक प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस। वो प्रोसेस मुझे जिसमें किसी ने केमिस्ट्री क्लास में एंटर कर दिया इनिशियल बस और दुआ हो गई। फाइनल जो कंडीशन होती है वो सेम होती है। साइक्लिक प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल जो कंडीशन होती है या स्टेट होती है वो सेम होती है। लाइक यहाँ पे A B C और D, आपने क्या किया, यहाँ पे मैं कहता हूँ 20 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ 50 है, और फिर से वापस इधर आना है। आपकी इनिशियल भी ए होगी और फाइनल भी ए होगी, तो चेंज इन स्टेट वेरिएबल यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि आपने घूम कर वापस से ए में आ जाना है। तो जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट वेरिएबल 0 होते हैं, जबकि जो पाथ वेरिएबल होते हैं हीट और वर्क वगैरह वो 0 नहीं होते, वो नॉन जीरो होते हैं। ठीक हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है साइक्लिक प्रोसेस में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही एंड करेंगे, और आपको बताता जाऊं, बेसिकली हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होगा 10 अगस्त से, और ये आपको नंबर शो हो रहा है, जिसने ज्वाइन करना है आज आज अपनी फी पे कर दें, या कल तक। 10 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है।
और उसके बाद इनरोलमेंट नहीं होगी। ठीक है जी, ये फीस है आपके पास। और 100 डेज का सेशन होगा ये। तो अगर कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? सर हाँ जी, जी पूछे। सर ये डेमो क्लास कब तक होगी? ये बेटा कल तक है, डेमो क्लास कब तक होगी सर? 10 अगस्त तक। ओके सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? एनीथिंग, अगर आपने कुछ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। बेसिकली इनका पर्पस यही है कि आपको पता चले कि आपकी केमिस्ट्री किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, और आपको अगर ज़रूरत है या नहीं है। डेमो क्लासेस का पर्पस ये होता है। तो आप लोग अंदाज़ा करें, एक 100 दिनों में हमने कितना सिलेबस कवर करना है, और आप लोग अंदाज़ा करें हमने कितने चैप्टर कवर करने, ये सारी चीज़ें इस पे आएंगी। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? जी, मीटिंग आज यहीं पे एंड हो जाएगी, दोबारा से क्लास में ज्वाइन करनी। हाँ जी बिल्कुल, ये जस्ट आपके डेमो लेक्चर्स हैं। हाँ जी, लेक्चर से रिलेटेड पूछ सकते हैं आप, ज़रूर पूछें। बाकी डेज में क्लास 9:30 पे एंड होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। ये जस्ट एक दिन और रहता है, 1-2 दिन, तो इस वजह से हम। हाँ जी, क्या आपने सवाल पूछना है वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। फिजिबिलिटी किस चीज़ की? हाँ जी, पूछ सकते हैं बेटा। आपको बेसिकली ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, और डेली बेसिस पे ये सेंड होते हैं ग्रुप में। तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो आपको, वो ग्रुप ओपन होगा डिस्कशन के लिए। तो एक में मटेरियल आपको मिलेगा, दूसरे में डिस्कशन, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ जी, और कोई बात? आप लोग अपनी फ़ी पे कर दें आज या कल, तो ताकि हम सेशन स्टार्ट करें अपना, इंशाल्लाह। 10th से हमारा स्टार्ट हो जाना ये। हाँ जी, नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको। फिजिबिलिटी का मतलब वो आपको थर्मोडायनेमिक रिएक्शन के मुतालिक होता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो उसको फिजिबिलिटी बोलते हैं। ये आगे जब हम पढ़ेंगे, ये तो डेमो लेक्चर्स हैं, तो तब जब हम पढ़ेंगे तो तब की बात है बेटा, इंशाल्लाह। सेशन स्टार्ट होगा तो हमारा फिजिकल ही स्टार्ट लेंगे थर्मोडायनेमिक्स से ही। तो ये मीटिंग जैसे एंड होगी तो क्लास भी हमारी आज की एंड हो जाएगी यहीं पे। ठीक है, जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी तो हमारी क्लास भी एंड हो जाएगी। और कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल आप लोगों से 8 बजे ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।